प्रणाम। मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। और हमारे साथ हैं आज सीनियर जर्नलिस्ट संजीव कुमार। और बहुत सारे सवाल जो है मेरे मन में घूम रहे हैं। सवाल इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि बिहार में जो है बड़ा सियासी उथल पुथल का दौर है। और दौर इसलिए क्योंकि नए मुख्यमंत्री जो है बिहार को मिल सकते हैं। और अगर नए मुख्यमंत्री मिलेंगे तो फिर बिहार का क्या होना चाहिए, कैसे विकास होना चाहिए। क्योंकि कहा यही जाता है कि नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए हैं लेकिन अब भी काम करने बाकी हैं। तो क्या काम हुए, कौन से काम बाकी हैं, इन्हीं पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रत्यंचा। धन्यवाद, नमस्कार आपके दर्शकों को। अच्छा, एक मतलब जो चर्चा है और लग भी रहा है कि और नीतीश कुमार ने जैसे राज्यसभा की तरफ मूव कर गया और वो उन्होंने शपथ ले ली है, अब पद छोड़ने ही वाले हैं। एक दो दिन का फासला है और कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल को नई सरकार बन सकती है। किसी नए व्यक्ति के हाथ में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जा सकती है। नहीं तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? क्योंकि ये हो रहा है कि नीतीश जी ने एक बड़ी लाइन खींची है। तो मतलब किस तरह का मुख्यमंत्री बिहार को मिलना चाहिए जो उस लाइन को, उस रेखा को बड़ी कर दे? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जी ने जिस विजन के साथ बिहार पे शासन किया और आगे का जो उनका विजन था उसको लेकर के चलने वाला ही कोई नया आदमी बिहार का मुख्यमंत्री होगा। नामों की तो कई चर्चा हो रही है, ये सब तो अभी नेपथ्य में है, समय आएगा तो सबको पता चलेगा। लेकिन काम जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और नीतीश जी ने पिछले 20 वर्षों में, इस साल का ले ले तो 20-21 वर्षों में जो कार्य किया है वो तो अद्भुत है। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, जहाँ सड़कों पे चलना दुश्वार हुआ करता था, रात में लड़कियां नहीं बाहर घर से निकलती थी और सामूहिक नरसंहार का दौर हुआ करता था, अब वो स्थिति बदली है। अब सड़कों में आप मोटे मोटे मान करके चलिए कि 5 से 6 घंटे में, और पूर्णिया को भी ले लें तो 5-6 घंटे में आप पूर्णिया पहुंच जाते हैं। तो 5 घंटे में इनका जो विजन था कि पटना से बिहार के किसी भी कोने में जाया जा सकता है, वो आज सच हो गया है। और सबसे बड़ी चीज की क्या थी ना कि बिहार के साथ, बिहार में उद्योग नहीं है, पलायन सबसे ज्यादा है। तो उसके भी रूट में आप देखेंगे कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे कहीं पर भी तो माल जाएगा कैसे, बने कच्चा माल आएगा कहाँ से, अगर आता है तो किस रूट से आएगा। और तैयार प्रोडक्ट है तो वो फिर नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में अगर जाता है तो किस रूट से जाएगा। ट्रेन की हालत भी खराब थी। तो ट्रेन का तो मान लीजिए कि बिहार सरकार का वो मसला नहीं है, लेकिन बिहार सरकार के साथ क्या जो बात थी वो थी सड़कों की स्थिति को सुधारना। और जिसे पिछले 20 वर्षों में काफी हद तक सड़कों को सुधारा गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार में जहां 2005 में 14,468 किलोमीटर ही सड़कें थी, वो बढ़कर के अब 26,000 किलोमीटर सड़कें हो गई हैं। सिर्फ स्टेट हाईवे की मैं बात कर रहा हूं। नेशनल हाईवे की अगर आप बात करेंगे तो वो भी बढ़कर के 3,629 किलोमीटर से अब 6,147 किलोमीटर, 3,000 से 6,000 हो गया, लगभग दुगना हो गया है। रूरल सड़कें, ग्रामीण सड़कें भी जो बनी, ये बहुत बड़ी बात है कि ग्रामीण सड़कों में आप भी गांव से रहे हैं। गांव की स्थिति क्या थी कि गांव में लोग अगर चले गए तो अगर बीमार भी हो गया तो माने प्रखंड तक आने में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। आज बिहार में लगभग 1,19,000 किलोमीटर सड़कें, ग्रामीण सड़कें बनी हैं। वहीं अगर आप पुलिया की बात करें तो ये पुलिया भी आपको मुझे लगता है कि 2242 ब्रिज बने हैं बिहार में। तो आपने भी वो दौर देखा और सबने, पूरे बिहार ने दौर देखा था कि सड़क ब्रिज बनाने के लिए सारे सामान रखे जाते थे और अचानक वो लोहा गायब हो जाता था, सीमेंट गायब हो जाता था, तो वो ब्रिज नहीं बनता था। बड़ी जो चीज अभी एक होने जा रही है वो है कि बिहार का अपना एक्सक्लूसिव एक्सप्रेसवे बन रहा है जो यहाँ से पटना से लेकर के पूर्णिया तक रहेगा। तो वो उसका डीपीआर वगैरह बन गया है, वो उस पर काम होना बाकी है। तो ये जो बदलाव है, दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव मुझे जो देखने को मिल रहा है रोड के साथ ही साथ, वो हेल्थ सेक्टर में भी देखने को मिला। हेल्थ सेक्टर में आप देखिएगा कि
मतलब क्या कहे, सरकारी अस्पताल मैंने बेकार का अस्पताल माना जाता था। तो सरकारी अस्पताल में आपको याद होगा कि चमकी बुखार से काफी लोग बच्चे मर जाते थे। चमकी बुखार कह लीजिए, उसको इंसेफेलाइटिस कुछ लोग कह देते थे। इन चमकी बुखार में वो आता था जब लीची का सीजन आने वाला है, तो उसमें कई बच्चे मर जाते थे जो रिपोर्टेड होते थे। अनरिपोर्टेड कितने बच्चे मरते होंगे, लेकिन उसके लिए पीकू का एक्सक्लूसिव वार्ड बनाया गया, छोटे नवजात शिशुओं के लिए, माने छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया गया। और आज इसका नतीजा ये है कि ये जो बच्चे हैं, चमकी बुखार से मरने वालों की संख्या कम हुई। उसी तरह देखिएगा कि आप पहले जो मातृत्व के समय जो मृत्यु दर था वो काफी कमा है। लोगों में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बढ़ गई है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ हेल्थ में अच्छा हो गया, सब कुछ रोड में अच्छा हुआ है, ये क्योंकि ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, कई सारे पुल बनता है तो लोगों को ये संशय रहता है क्या पता पुल कब गिर जाएगा। हाँ, तो ये इस तरह की घटना हुई बिहार में, ये घटना घटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हेल्थ सेक्टर में काफी बढ़ा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आप देखेंगे कि जो डॉक्टर और हेल्थ माने स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी। जैसे पीएमसीएच तो बहुत बड़ा अस्पताल बन गया, लेकिन जिस हिसाब से वहां पे डॉक्टर को रहना चाहिए था उस हिसाब से नहीं है। एक बिहार में आप और स्वास्थ्य में सेक्टर में बदलाव देखेंगे कि एक्सक्लूसिव पीएमसीएच के माने बोझ को कम करने के लिए कई अलग अलग एक्सक्लूसिव अस्पताल बनाएंगे, जिसमें दो काफी अच्छे ढंग से चल रहा है, राजेंद्र नगर का नेत्र अस्पताल और पटना शास्त्री नगर का हड्डी अस्पताल, राजवंशी नगर का हड्डी अस्पताल। तो ये इसका और बहुत ही अच्छी चिकित्सा व्यवस्था वहां पे रखी गई है। पहले दवाइयां नहीं मिलती थी क्या कहें अस्पतालों में, अब दवाइयां उपलब्ध हैं। और पीएचसी का जो कंसेप्ट था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, साथ ही साथ अब एपीएचसी आ गया, यानी कि लगभग आप हर टोले में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पंचायत में कह सकते हैं, हर पंचायत में, लगभग हर पंचायत में कोई ना कोई स्वास्थ्य कर्मी वहां उपलब्ध है। उसी प्रकार आशा कार्यकर्ताओं की संख्या काफी बढ़ाई गई, न्याय मित्रों की संख्या बढ़ाई गई जो आप कानून में थोड़ी मदद कर सकते हैं, शिक्षा मित्रों की संख्या बढ़ाई गई। और एजुकेशन में भी आप देखिए कितना बदलाव आया है। एजुकेशन में 5 लाख जो भी शिक्षक बहाल हुए लगभग, अब इस बहाली प्रक्रिया को लेकर के कई सवाल उठाए जा सकते हैं और बाकी कई चीजों को लेकर के सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन यह तो निश्चित है कि इन सब के कारण पढ़ने पढ़ाने का कुछ न कुछ माहौल तो बना है। अब ड्रॉप आउट रेट्स कुछ कम हुए हैं, काफी कमियां भी हैं उसमें। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल स्वास्थ्य में भी अभी पूर्णता नहीं है, काफी काम करने की जरूरत है, लेकिन इन सब से थोड़ा बदलाव। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिहार की जो एक छवि थी, आप देखिए कंपेयर कीजिए कि 2005-6 में एक बड़ी घटना घटी थी कि वो हाजीपुर में सब लोग चोरी करते हुए एक चीट पहुंचाते हुए सीढ़ियों पर, 2 मंजिला 3 मंजिला खिड़की पे लोग लटके, सीढ़ी पहुंचा रहे हैं। अब उसके जगह पे अब इस सरकार का क्या हुआ कि साइकिल पहन करके फर्राटेदार लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। हाँ, पोशाक पहन करके, माने विद्यालय का पोशाक पहन करके और साइकिल चलाते हुए लड़कियां अब स्कूल जा रही हैं और झुंड की झुंड जा रही हैं, जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। उसी तरह आप देखेंगे कि बिहार बोर्ड को बढ़ावा देने के लिए और बिहार के विश्वविद्यालयों की में प्रतियोगी माहौल बनाने के लिए बिहार सरकार ने एक अच्छी पहल की कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन में अगर लड़की अच्छा परफॉर्म करती है तो उसको पैसे दिए जाते हैं और वो उसमें कोई विलंब नहीं होता। अब इन सब के कारण काफी बदलाव आया है। एक चीज तो मॉडल कौन सा होगा? मॉडल जो नीतीश मॉडल, चूंकि बहुत चर्चा है कि नीतीश मॉडल होगा या फिर कोई नया मॉडल, चूंकि भाजपा पहली बार सरकार में मतलब सरकार में नहीं, मुख्यमंत्री भाजपा बनाने जा रही है बिहार में। देखिए, कई है चीज क्या कि मॉडल तो कुछ ऐसा अलग है नहीं। मॉडल क्या है, जो बिहार की आवश्यकता थी नीतीश जी ने उसके हिसाब से एक मॉडल को विकसित किया है, जिसका बिहार मॉडल कह सकते हैं। क्राइम कंट्रोल की बात हो या फिर एजुकेशन में बदलाव की बात हो, रोड के डेवलपमेंट की जो सबसे बड़ी चीज थी वो रोड का डेवलपमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चुनौती थी और बिहार के विकास की मजबूरी थी। ये दोनों में ही रोड का अच्छा, सड़कों का संजाल अच्छा बिछा है
अब आने वाले समय में जो है वो जो मैंने जैसे एजुकेशन के बारे में मैंने बात कही, उसी तरह कुछ और चीजों में भी आप देख सकते हैं। अब क्या कहें, क्राइम के क्षेत्र में अगर कहें, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में कहें, तो कहीं ना कहीं संगठित अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर अब देखने को, मतलब नए सीएम के लिए चुनौतियां हैं। जो चुनौतियां, बिल्कुल चुनौतियां हैं। आप उसी तरह देखेंगे कि बिहार में सूखा नशा का कितना प्रभाव बढ़ गया है, तो उसका प्रभाव कैसे आप रोक सकते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों में मतलब यानी कि पहले जो ड्रग के जो माफिया थे उनकी नजरों में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हुआ करते थे, अब उनके टारगेट में स्कूल आ गए हैं, जो कि बड़े ही चिंता का विषय है। अच्छा, जो नए सीएम होंगे तो उनके लिए क्या लगता है कि हाँ ये चुनौती सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने होगी? क्योंकि नीतीश कुमार ने जो इतने सारे काम किए जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो मतलब एक बड़ी रेखा खींची है, तो उस रेखा को पार करने के लिए क्या करना होगा नए सीएम को? अगर कर दिए तो बिहार आमूलचूर परिवर्तन हो जाएगा। बिहार जो है एक जो रास्ता बनाया नीतीश कुमार ने, वो रास्ता और स्मूथ हो जाएगा। जी बिल्कुल। बिहार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पलायन की चुनौती है, पलायन की समस्या है। चाहे वो बच्चे जो बिहार में हैं वो बाहर क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, और दूसरा है क्या कि रोजगार के लिए जाते हैं। इंडस्ट्री यहाँ है नहीं। तो पहली तो चुनौती थी फेज 1 में, एनडीए पार्ट 1 में जो चुनौती थी वो था लॉ एंड ऑर्डर। अमित शाह भी कहते रहे। एनडीए पार्ट 2 का था इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। एनडीए पार्ट 3 की जो चुनौती है वो या जो काम करना है वो है इंडस्ट्री का विकास। इंडस्ट्री का जैसे सड़कों का संजाल बिछा है, वैसे वैसे कॉटेज इंडस्ट्री हो सकता है, एमएसएमई का बिछाएं या फिर बड़े इंडस्ट्री का बिछाएं, लेकिन आपको बिछाना ही पड़ेगा। अगर आप मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट है वो बिहार में आपको कैसे फलीभूत करना है, ये नए सीएम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि हर आदमी, कोई भी आदमी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है, और मजबूरी में वो अपने जड़ों से कट करके बाहर जाता है। अगर उसके जड़ों के पास ही जहाँ उसका घर है वहीं अगर उसको रोजगार मुहैया करा दें, वहाँ अगर कोई इंडस्ट्री हो जहाँ पर वो जाके काम कर सके और सम्मान पूर्वक जी सके, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार से छोड़ करके कोई बाहर जाएगा। तो ये जो सबसे, और साथ ही साथ बिहार का विकास भी उससे होगा। मुझे लगता है कि नई सीएम के लिए जो सबसे बड़ी 2 चुनौती है वो एक ये है, मतलब पलायन को रोकना, रोजगार की व्यवस्था करना, पलायन को रोकना, और नशे से कैसे बिहार को मुक्त कराया जाए, इस पे भी उनको काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ाई के मामले में जो मैंने बात की वो है क्या कि आप देखिए कि संख्याएं तो बढ़ी है यहाँ पर। जैसे मेडिकल कॉलेज की जो बात थी, वो हर जिले में मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, उस पर काम हो रहा है, उस पर काम हो भी रहा है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन आप दे रहे हैं क्या? पड़ोसी मुल्क नेपाल इन दिनों बहुत चर्चा में, नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने बालेन शाह, और कहा जा रहा है कि अगर नीतीश ने जो काम किए हैं उसको अगर आगे बढ़ाना है या उससे लंबी रेखा खींचनी है तो बालेन शाह जैसा कुछ काम करना पड़ेगा। देखिए, नेपाल के साथ बिहार की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। नेपाल मतलब, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक देश है और आप एक राज्य हैं। हाँ, कुछ कंकरेंट मतलब जो अपनी स्थिति है उसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे उन्होंने वहां पे किया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल बैन कर दिया है, तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहां पे नहीं रहेंगे, सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही रहेंगे। तो वो यहाँ पे अगर आप करते हैं तो अच्छा है। उसी तरह वीआईपी कल्चर को खत्म करने की जो बात है, तो वीआईपी कल्चर स्टेट पे आराम से आप कर सकते हैं। वीआईपी कल्चर हम यहाँ नहीं रखेंगे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो आप क्या करेंगे? जब राष्ट्रपति, सीएम अपने लिए तो कर सकते हैं ना, सीएम उनके मातहत आने वाले तमाम मंत्री उस तरह का तो फॉलो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसा वो भी नेपाल कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहा था, बिहार भी नक्सलवाद से प्रभावित रहा है, अब तो खत्म ही हो गया है। तो उस स्थिति में बिहार में भी आप बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि हम वीआईपी कल्चर मतलब बहुत हद तक इतना जो लाम काफ चलता है, घंटों समय बर्बाद होते हैं बिहार। जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अच्छे हैं तो आप साथ में जाने दीजिए ना उनको। कहाँ भी पटना में मूवमेंट के लिए क्यों आपको इतना ट्रैफिक रोकने की कोई जरूरत नहीं है। सामान्य लोग जैसा बड़े, हाँ
एक दो गाड़ियां हैं तो थोड़ा सा आप अर्ली जा सकते हैं। आप देखिए ना, इवन अगर डीएम की भी गाड़ी निकलती है तो कितने ही लोगों को परेशानी होती है। यहाँ तो इतने सारे मामले, पटना में सड़कों पे चलना, यानी कि आपको गवर्नर साहब की सवारी निकलेगी, चीफ मिनिस्टर साहब की सवारी निकलेगी, जितने मंत्री जाते हैं उनके आगे पीछे हुटर लगा रहता है। उसके अलावा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो जज जाते हैं उनके लगे पास लगा रहता है। पटना के एसपी और इवन डीएम भी जाते हैं तो आवाज होते हुए जाता है कि हटो हटो किनारे हो, वो चिल्लाता रहता है वो। तो अब इन सब को देख करके लगता है कहीं ना कहीं तो ये कल्चर, क्योंकि आम आदमी की जब तक पीड़ा आपको नहीं महसूस होगी तब तक आप क्या बदलाव कर लेंगे। तो ये अच्छा कदम है बालन शाह का और उसका अनुकरण करना चाहिए। अगर नए सीएम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मेरे मन में सवाल आ रहा है, आखिरी सवाल, कि आम आदमी का वाकई में दर्द क्या है, इसके लिए जो भी सीएम बने उनको समझना पड़ेगा। नहीं तो सीएम तो फिर ऐसा होना चाहिए। हाँ, सीएम तो क्या है ना कि देखिए, जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं तो राष्ट्रीय पार्टी का ही कोई बिहार में सीएम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी पार्टी होती है ना, राष्ट्रीय पार्टी होती है, उसका अपना नेटवर्क होता है। तो पब्लिक सेंटिमेंट ऊपर तक कैसे जाए ये लोग जानते हैं। जो इवन जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका भी जो प्रमुख नेता होता है, अमूमन क्षेत्रीय दल किसी न किसी एक व्यक्ति के आसपास ही रहते हैं, तो वो भी बड़ा कैसे बने जब तक उन्होंने आम आदमी की संवेदनाओं को समझ करके काम नहीं किया होता। चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या पहले कर्पूरी जी थे, रामसुंदर जी, ये तमाम लोगों ने आम आदमी की नब्ज पे हाथ रखा था और तभी ये बड़े नेता बने। तो उनके हाथ आ गया कि ये सीधे सीधे हाथ रखते थे। संगठन की जब बात आती है, यानी जब भारतीय जनता पार्टी की आती है, जिसका अपना खुद का नेटवर्क बहुत बड़ा है, हर बूथ तक उसका पहुंच है, तो वहां से कैसे आप फीडबैक लेंगे? आप अपने हिसाब का फीडबैक ले लेते हैं या फिर वाकई सही आदमी की समझ के साथ फीडबैक लेते हैं? तो मुझे लगता है कि बिहार में जो संगठन मंत्री और बाकी लोग जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो अपनी भावनाओं को, आम आदमी की भावनाओं को सत्ता तक पहुंचाते हैं और यही संतुलन करने के लिए उनको ये दायित्व दिया जाता है जो संगठन मंत्री होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री होता है तो वो इन बातों को नजरअंदाज कर देगा, और नजरअंदाज करेगा तो दिल्ली भी उन पर नजर रखेगी और तो दिल्ली भी उनको हटा देगी। ये भी होगा ना। तो ये मुझे नहीं लगता है कि जो भी आदमी होंगे, मतलब आम आदमी के दर्द से जुड़ करके रहना पड़ेगा। जो भी बिहार का मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी को, तो उसको आम आदमी के दर्द से जुट करके ही रहना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्यंचा से बात करने। जी धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सीनियर जर्नलिस्ट संजीव कुमार, और चूंकि नए मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहे हैं तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी और शायद आपके मन में भी ये सवाल रहे होंगे, तो उन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढ रहे थे। तो इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, प्रणाम।